नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। देखिए, रेलवे एग्जाम आने वाले हैं आपके, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारी सीरीज चल रही है। आज हमारी जो क्लास है आप देख पा रहे हैं, आज जो हमारी क्लास है वो आपकी 9th नंबर की क्लास है। कौन सी? 9th क्लास है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है। और इसमें स्टैटिक जीके भी मिलेगा आपको साथ साथ क्लास में। करंट अफेयर्स भी, जो डेली के करंट अफेयर है उनमें जो इंपोर्टेंट चीजें हैं उसकी पूरी डिटेल में आपको यहाँ व्याख्या मिलेगी। ठीक है। तो क्वेश्चंस भी, अब बहुत सारी चीजें, हम सिर्फ आधा घंटे की क्लास होती है ये, लेकिन आधा घंटे में हम कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस भी हो जाएं, उनके एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए आपको, कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हो जाए और कुछ करंट अफेयर भी हो जाएं जो जरूरी हैं आपके एग्जाम के लिए, जो महत्वपूर्ण न्यूज रहती हैं, खबरें रहती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको मिल जाए। तो बिल्कुल बस कमी इसकी है कि बस आपको जुड़े रहना है क्लास के साथ। और क्लास अगर पसंद आती है, लगता है कि क्लास में जो जानकारी दी जा रही है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, काम आएगी, तो क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं प्रेमपाल सिंह शुरू करता हूं आज की क्लास। देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। तो देखो भाई, इन विच ईयर वॉज द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड। आपने इतिहास में ये आंदोलन के बारे में बहुत सुना होगा, इतिहास में इस आंदोलन के बारे में बहुत सुना होगा। ये है चिपको आंदोलन। क्या है? ये है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। तो देखो, चिपको आंदोलन क्या है? पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को, पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन हुआ। किसके लिए हुआ? पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, है ना। पेड़ उसी में आ जाएंगे, पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि इस आंदोलन में महिलाओं ने खूब भागीदारी निभाई, महिलाओं ने भी भाग लिया इसमें। इसमें महिलाओं ने भाग लिया। किसने लिया? महिलाओं ने खूब भाग लिया इसमें, महिलाओं ने बहुत पार्टिसिपेशन दिया इसमें। ठीक है भाई। और ध्यान रखना, ये पर्यावरण को, पेड़ों को बचाने के लिए अहिंसक आंदोलन था। क्या था? अहिंसक, यानी कि बिना किसी हिंसा के ये आंदोलन था। कोई भी इसमें हिंसा नहीं हुई थी। बस होता क्या था कि कोई भी पेड़ों को काटने के लिए आता था, पेड़ों को काटने के लिए आता था, तो क्या होता था, वहां के लोग उस पेड़ के चारों तरफ खड़े हो जाते थे कि आप नहीं काटोगे। बड़ा ही अहिंसात्मक रूप से ये आंदोलन चला, हिंसात्मक रूप नहीं था इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद सरकार ने, तब की सरकार ने क्या किया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया, यानी कि कानून बनाया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, यानी कि कानून बनाया। ठीक है। तो सरकारों ने जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, है ना, इसी को वन संरक्षण अधिनियम भी कह सकते हैं आप, वन संरक्षण अधिनियम बनाया, है ना। तो इससे क्या हुआ? पेड़ों को काटने से बचाया जा सका क्योंकि कानून बन गया। अब बात आती है कि चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। ये कुछ डिटेल है इसके बारे में। पर्यावरण, पेड़ों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। अहिंसात्मक रूप से ये चलाया, यानी कि नॉन वायलेंस, कोई भी हिंसा नहीं हुई, बड़ी प्रेम पूर्वक इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। महिलाओं ने खूब भागीदारी निभाई इस आंदोलन में और इसके तहत रिजल्ट ये हुआ कि वन संरक्षण अधिनियम बना दिया गया, कानून बना दिया गया, जिससे पर्यावरण, पेड़ों को नुकसान न पहुंचे, फॉरेस्ट को, वन को नुकसान न पहुंचाया जा सके। ठीक है भाई, समझ आ गया। चलो
आगे देखें, हु गेव द चिपको मूवमेंट अ प्रॉपर डायरेक्शन, चिपको आंदोलन को एक सही दिशा देने का काम किसने किया? क्या बात कर रहे हैं हम? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन को सही दिशा देने का काम किसने किया? सही दिशा देने का काम किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, बाबा आमटे या राजेंद्र सिंह? तो ध्यान रखना, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम बड़ा ही प्रचलित है। सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने इस चिपको आंदोलन को एक सही दिशा दी और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम बना दिया। तो ध्यान रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपको याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम याद रखना है। इन्होंने ही इस आंदोलन को सही दिशा, एक सही डायरेक्शन देने का काम किया है ना। तो हमने यहां पीछे देखा, दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है। 1973 में चिपको आंदोलन जो शुरू किया गया था वहां के लोकल लोगों के द्वारा, तो उसको सही मार्गदर्शन यानी कि कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया जाए जिससे एक पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक बदलाव हमें देखने को मिले और वनों की सुरक्षा हो सके। तो इसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको सही दिशा प्रदान की, एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रदान किया। 1973 चिपको मूवमेंट आपको याद रखना है। आगे देखिए, द जंगल बचाओ आंदोलन वॉज इनिशिएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? अब यहां आंदोलन कौन सा है? जंगल बचाओ आंदोलन। क्या है? जंगल बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत किस जिला में हुई? झारखंड के किस जिला में इसकी शुरुआत होती है? तो सिंहभूमि, रांची, धनबाद और बोकारो। तो जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत दोस्त, जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत सिंहभूमि किस में होती है? सिंहभूमि, सिंहभूमि ये जो झारखंड में है अभी, है ना, ये सिंहभूमि झारखंड में है, ध्यान रखना। लेकिन ये पहले बिहार में आता था, पहले बिहार में आता था ये सिंहभूमि, लेकिन अब झारखंड में है। तो झारखंड में इस डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत होती है जंगल बचाओ आंदोलन की। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत सिंहभूमि से होती है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है भाई। तो ये 1982 में चला, 1982 में चला। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। कब तक, कब चला ये? 1982। जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में शुरू किया गया। और ये इसका विस्तार कहां तक हुआ? तो उड़ीसा, झारखंड, इन दो जगह इसका खूब विस्तार देखने को मिला। इन दो जगह खूब विस्तार देखने को मिला। कारण क्या था? तो देखो भाई, ये जो आदिवासी समुदाय है, ये जो आदिवासी समुदाय है, ये बात कर रहे हैं हम आदिवासी कम्युनिटी की। तो जो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय, ये क्या करता था? साल का एक वृक्ष होता था, साल का वृक्ष, साल के वृक्ष की पूजा करते थे। ये लोग पूजा करते थे और इसको पवित्र मानते थे, पूजा करते थे और पवित्र मानते थे। तो इस वृक्ष को बचाने के लिए, इस वृक्ष को बचाने के लिए जंगल बचाओ आंदोलन चलाया 1982 में। 1982 में, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है भाई। 1982 में जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई, क्योंकि जो आदिवासी समुदाय है उड़ीसा, झारखंड, तो वहां क्या है? साल का एक वृक्ष होता है। इस साल के वृक्ष को वो बहुत पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। ये बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन है भारत के इतिहास में। Which movement aimed at the protection of the Silent Valley in Kerala? निम्नलिखित में से वो कौन सा आंदोलन है जिसका उद्देश्य जो केरल की साइलेंट वैली है उसकी सुरक्षा करना है? केरल की
साइलेंट वैली, केरल की जो साइलेंट वैली है, केरल में है, इसकी सुरक्षा करने का उद्देश्य किस आंदोलन था? एपिको मूवमेंट, चेपिको मूवमेंट, सेव साइलेंट वैली और जंगल बचाओ आंदोलन। तो ध्यान रखना, क्लियर समझ में आ रहा है आपको नाम से? साइलेंट वैली आप कह सकते हैं ये फॉरेस्ट है, जंगल है, बाद में इसको उद्यान बना दिया गया, नेशनल पार्क बना दिया गया। तो यहां साइलेंट वैली की सुरक्षा करने के लिए सेव साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया? सेव साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया 1966 में, 1966 में। ठीक है, तो ये जो सेव साइलेंट वैली आंदोलन है ये केरल में चला। कहां चला? केरल, केरल में चला 1966 में। ठीक है, फिर क्या हुआ? इस आंदोलन की वजह से तब प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? तो वो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। कौन थी? सॉरी, हाँ, इंदिरा गांधी। इस समय नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1984 में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1984 में साइलेंट वैली को नेशनल पार्क बना दिया। यानी कि क्या बन गया अब ये बन गया साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली उद्यान बना दिया इसको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, तो इसका रिजल्ट यही हुआ कि 1984 में इंदिरा गांधी ने इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया। ठीक है भाई, याद रहेंगे? क्लियर है? चलो आगे देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलें हम। हु वॉज इंडियाज डेलीगेट टू द वर्ल्ड मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस एट ब्रिटन वुड्स इन 1944? 1944 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होता है। 1944 में एक सम्मेलन होता है, इसे क्या कहा जाता है? ब्रिटन वुड, ब्रिटन वुड सम्मेलन कहा जाता है, ब्रिटन वुड अधिवेशन कहा जाता है। ठीक, अब ये ब्रिटन वुड जो अधिवेशन है, इसके जरिए ही ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बिहाफ पर ही दो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। एक को कहते हैं विश्व बैंक, एक को कहते हैं विश्व बैंक और दूसरे को कहते हैं क्या? आईएमएफ। दूसरे को कहते हैं आईएमएफ। तो ब्रिटन वुड नाम की जगह है जहां पे कॉन्फ्रेंस होती है, और इस ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम निकलता है, परिणाम निकलता है, वो परिणाम ये है कि दो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है, विश्व बैंक बनाई जाती है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया जाता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, ये सवाल कई बार पूछा गया है, विश्व बैंक और आईएमएफ को एक दूसरे का जुड़वा कहा जाता है। विश्व बैंक और आईएमएफ को एक दूसरे का ट्विन यानी कि जुड़वा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पूछा यह गया है कि इंडिया की तरफ से कौन शामिल था? इंडिया की तरफ से इस ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल था? बताओ भाई। तो केसी नियोगी, सीडी देशमुख, जॉन मथाई, आर के सन्मुखन चेट्टी। तो इंडिया की तरफ से जो डेलीगेट थे, जो शामिल किए, वो कौन थे? आर के सन्मुखन चेट्टी। कौन थे? आर के सन्मुखन चेट्टी। इन्होंने ही पहला बजट पेश किया था, इन्होंने ही पहला बजट पेश किया था भारत में, आर के सन्मुखन चेट्टी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जब वर्ल्ड मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस हुई ब्रिटन वुड्स में 1944 में, तो अलग अलग देशों से लोग आए। तो इंडिया की तरफ से जो डेलीगेट शामिल हुए वो आर के सन्मुखन चेट्टी है। ब्रिटन वुड्स के बिहाफ पर ही दो विश्व में ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं, विश्व बैंक और आईएमएफ। विश्व बैंक किस उद्देश्य से बनाई जाती है? तो विश्व बैंक का उद्देश्य होता है सामाजिक विकास। विश्व बैंक का उद्देश्य होता है सामाजिक विकास और आईएमएफ का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास। आईएमएफ का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास। आईएमएफ का उद्देश्य किस उद्देश्य से स्थापना हुई? आर्थिक विकास के उद्देश्य से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड विश्व बैंक किसके लिए? सोशल डेवलपमेंट के लिए स्थापित की जाती है।
इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को एक दूसरे का जुड़वा कहा जाता है, ट्विन्स ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ध्यान रखेंगे भाई। आगे देखें, इन विच ईयर वॉज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पोस्ट क्रिएटेड इन इंडिया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद भारत में कब बनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद, इसे शॉर्ट में कहते हैं एनएसए, एनएसए। तो एनएसए का पद भारत में पहली बार कब बनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद कब बनाया गया? तो 1998 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद बनाया जाता है। वर्तमान में एनएसए कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ध्यान रखना, ये बड़े ही तेज तर्राक और माइंडेड पर्सन हैं, खतरनाक कह सकते हैं आप। पाकिस्तान में आइडेंटिटी छुपाकर खुफिया जानकारी लेकर आए थे, रहे थे वहां पे पाकिस्तान में, पता नहीं कर पाए वो लोग। ठीक है भाई। तो अजीत डोभाल वर्तमान में एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और वैसे देखा जाए भाई प्रोफेशन तो ये रिटायर्ड आईपीएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस रिटायर्ड हैं, और ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मोदी सरकार आई है तब से ही ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, ये भूलेंगे नहीं। हु वॉज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? पहला भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वर्तमान मैंने बता दिया आपको, अजीत डोभाल। पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? ब्रजेश मिश्रा, अजीत कुमार डोभाल, शिवशंकर मेनन, एम के नारायण। तो अजीत कुमार डोभाल तो वर्तमान में है, ये पहले नहीं है। अजीत कुमार डोभाल तो अभी वर्तमान में ही है, पहले हैं ब्रजेश मिश्रा। तो ब्रजेश मिश्रा पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे, पहले एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन? ब्रजेश मिश्रा। कौन है भाई? ब्रजेश मिश्रा, ये पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ब्रजेश मिश्रा, ध्यान रखेंगे। अब यहां पे बात आ गई है, तो देखो भाई, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये किसके साथ काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, और प्रधानमंत्री के खास पास में रहते हैं ये। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हेल्ड? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल NIC, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की पहली मीटिंग कब हुई? पहली मीटिंग कब हुई? 1951, 55, 62 और 65। तो 1965 में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की पहली मीटिंग होती है 1962 में, 1962 में। ध्यान रखना, ये वही समय है 62 वाला, जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ। भारत और चीन का युद्ध होता है, भारत चीन का युद्ध होता है, और इस समय पंचवर्षीय योजना पर ध्यान न जाकर युद्ध पे चला जाता है, तो वो पंचवर्षीय योजना फेल हो जाती है। कारण 62 में तो युद्ध हुआ ही, 62 में तो युद्ध हुआ, फिर 1965 में भी युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान का, और यहां होता है भारत और चीन का। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये कब बनाया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसे बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नाप्सा बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? नाप्सा बोला जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बोला जाता है इसको। तो कब बना ये? कब?
बनाइए। तो भाई देखो 2009, 2011, 2012, 2013 में बना। कब बना? 2013 में नाप्सा दो एक्ट बनता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनता है। इसके तहत क्या किया जाता है कि देखो भाई फ्री में राशन दिया जाता है, फ्री राशन दिया जाता है, आपको फ्री राशन दिया जाता है ना। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनी जिसे हम बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है? ये जहां अधिक फसल होती है उसको खरीद लेती है, उसको खरीद लेती है, और जहां कमी होती है वहां पे सप्लाई दे देती है, आपूर्ति दे देती है। ठीक है, तो ये यहीं पे है बफर स्टॉक, एक टर्म आपने सुनी होगी बफर स्टॉक। तो एक्स्ट्रा में जरूरत का सामान स्टॉक करके रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 2013 में आया था। इसका उद्देश्य था कि सभी को भरपेट खाना मिल सके, भले ही वो गरीब ही क्यों ना हो, चाहे वो खाने को अफोर्ड कर पाए या ना कर पाए, उस तक खाना पहुंचना चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। इन विच ईयर वॉज रामलीला इंस्क्राइब्ड on the UNESCO representatives list of the intangible cultural heritage of humanity? रामलीला, रामलीला यूनेस्को में शामिल कब? तो भाई देखो 2008 में, 2008 में रामलीला को, 2008 में रामलीला को एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल समझ रहे हैं, अदृश्य, इंटेंजिबल कल्चरल सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में शामिल किया 2008 में रामलीला। यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जाता है। यूएन की ही एक बॉडी है ये, यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। अब देखिए करंट अफेयर्स जो न्यूज है, नमस्ते योजना क्यों न्यूज में है? नमस्ते योजना क्यों न्यूज में है? तो देखो भाई केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जो मंत्री हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के जो मंत्री हैं, उन्होंने नमस्ते योजना के अंडर में सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं। नमस्ते स्कीम का नाम है, ध्यान रखना किसके लिए है? ये जो साफ सफाई करते हैं, ये जो साफ सफाई सेप्टिक टैंक और सीवर की साफ सफाई करते हैं, कचरा बीनने वाले जो लोग हैं, है ना, तो ध्यान रखना इनके लिए ये इस स्कीम शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा, नमस्ते योजना। नमस्ते योजना के तहत सीवर में और सेप्टिक टैंक के लिए काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया है ना। अब यहां देखें नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, ये है नमस्ते। उद्देश्य क्या है इसका? सफाई कर्मचारियों के औपचारीकरण व मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। आपने देखा होगा कि जो गटर होता है उसमें लोग कूद जाते हैं फिर सफाई करते हैं, तो उनसे बचाने के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना कि मशीन से हो जाए, क्योंकि ह्यूमैनिटी को ठेस ना पहुंचे, मानवता को ठेस ना पहुंचे और वो सफाई हो जाए, उन्हें कूदकर हाथ से सफाई ना करना पड़े, मैनुअल स्क्रैबिंग नहीं करना पड़े। इस योजना को इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो संयुक्त रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ये करेगा, और इसके साथ साथ आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, महुआ आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भी, इन दोनों के सहयोग से ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी।
एजेंसी कौन सी है जो इसको इंप्लीमेंट करेगी, तो वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। अवधि क्या है, तो 2023-24 से शुरू हुई है और 25-26 यानी कि 3 साल तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जो कचरा बीनने वाले हैं, ये शुरुआत से इस स्कीम में नहीं थे, इन्हें 2024 में कचरा बीनने वालों को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि शुरुआत में सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करने वाले लोग ही इसमें शामिल थे, ठीक है भाई। अगला है अभ्यास एक्यूवेरिन, ये मिलिट्री अभ्यास है, सैन्य अभ्यास एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हाल ही में न्यूज में है अभ्यास एक्यूवेरिन। अभ्यास एक्यूवेरिन तो भारतीय थल सेना यानी कि इंडिया की आर्मी और मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इन दोनों के बीच में ध्यान रखना है, यहाँ भारतीय थल सेना और मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल, इनके बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक्यूवेरिन नाम है इसका, और ये 13 एडिशन मालदीव में शुरू हो गया है। कौन सा संस्करण है ये, यानी कि 13वां एडिशन है ये एक्यूवेरिन एक्सरसाइज का, जो मालदीव में शुरू हो गया है भारत और मालदीव के बीच में। इसके बारे में क्या है, तो ये एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है, हर साल में एक बार होता है, दो के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में। इसका आयोजन भारत और मालदीव में बारी बारी से किया जाता है, यानी कि एक बार भारत में होती है ये एक्सरसाइज, एक बार मालदीव में होती है। मालदीव में बोले जाने वाली दिवेही भाषा में एक्यूवेरिन का अर्थ मित्र होता है। मालदीव में एक भाषा बोली जाती है दिवेही, इस दिवेही भाषा में एक्यूवेरिन का अर्थ होता है मित्र, ठीक। उद्देश्य क्या है, उग्रवाद और आतंकवाद रोधी अभियानों में अंतर संचालनशीलता को बढ़ावा देना और संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान संचालित करना, मिलकर काम करना, कोई भी आपदा हो उसको दूर करने के लिए, ठीक है भाई। अनामुड़ी सोला राष्ट्रीय उद्यान, क्यों न्यूज में है ये नेशनल पार्क अनामुड़ी सोला राष्ट्रीय उद्यान, तो ध्यान रखना, केरल को अनामुड़ी सोला राष्ट्रीय उद्यान की वन भूमि का उपयोग करके सिलंधी नदी पर एक चेक डैम बनाने की मंजूरी प्रदान की है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने। किसने, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने केरल को अनामुड़ी सोला राष्ट्रीय उद्यान की वन भूमि का उपयोग करके सिलंधी नदी पर एक चेक डैम बनाने को मंजूरी दी है, इसलिए ये न्यूज में आया है। सिलंधी अमरावती नदी की एक सहायक नदी है, अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। अनामुड़ी सोला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट इडुक्की जिला केरल में स्थित है। ये कहां पर है, अनामुड़ी सोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। आसपास के संरक्षित क्षेत्र एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पंपादम सोला राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और मैतीकेट्टन सोला पार्क, ये यहाँ पे है। सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है 2695 मीटर की यहाँ पर, और वनस्पति क्या पाई जाती है, तो दक्षिणी उपकोष्णीय पहाड़ी वन और दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन और आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं। जीव जंतु के बारे में बात करें इसमें, तो हाथी, बाघ, तेंदुआ, इंडियन बाइसन, नीलगिरी नहर और गिर, चीतादर, हिरण और सांभर आदि जीव यहाँ पे देखने को मिलते हैं इसमें, ये जानकारी आप याद रखेंगे। जगदीश चंद्र बोस के बारे में क्यों ये न्यूज है, 1858 से 1937 तक ये कार्यकाल रहा, आप इसको स्टैटिक जीके में शामिल कीजिए। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को सराहने के लिए एक नई योजना जगदीश चंद्र बोस अनुदान, एक नई योजना शुरू की है, जगदीश चंद्र बोस अनुदान इनके नाम पर। जगदीश चंद्र बोस के बारे में देखें तो 1904 में अमेरिकी पेटेंट पाने वाले पहले एशियाई थे ये, और उन्होंने रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की जांच की तथा उन्हें रेडियो और वायरलेस संचार का जनक माना जाता है। प्रमुख योगदान, वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी दर्द होता है और दर्द महसूस करने की क्षमता होती है, ठीक है। प्रमुख आविष्कार, यह पेड़ों की वृद्धि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है कैलकोग्राफ, और उन्होंने प्रथम कॉक्लिक डिटेक्शन डिवाइस का भी आविष्कार किया। 1917 में शोध संस्थान बॉस इंस्टीट्यूट की स्थापना की इन्होंने, और उन्हें बंगाली वैज्ञानिक साहित्य का जनक भी माना जाता है, बंगाली विज्ञान साहित्य का जनक माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है, तो भाई ये हमने डिस्कस किया, आई होप चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।